हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बोर्ड पर देख रहे होंगे आप लोग, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 यूनिट 2 सॉल्यूशंस विलियन। तो हाँ बच्चों, हमारा फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 का स्टार्ट हो चुका था और इसके अंदर हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और ऑलरेडी आज के पहले हमारा सॉल्यूशंस के ऊपर 5 लेक्चर ऑलरेडी हमारी यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। तो जो लोग अभी तक सॉल्यूशंस पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक नहीं देखे वो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल एके साइंस क्लासेस में विजिट करें। वहां पर आप फिजिकल केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट ओपन करें, वहां पर आपको सॉल्यूशंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 लेक्चर मिल जाएगा। पहले उनको आप अच्छी तरीके से वॉच कर ले, तब इस लेक्चर्स के अंदर आप लोग जंप करें। ओके बच्चों, चलो अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या बात किया था, यानी सॉल्यूशंस पार्ट 5 के अंदर हमने क्या स्टडी किया था। तो याद होगा हमने कंसंट्रेशन टर्म्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। हमारे सिलेबस में टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं और 8 कंसंट्रेशन टर्म्स में हमारा टोटल 5 कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो चुका है, 3 कंसंट्रेशन टर्म्स बचा हुआ है। आज के इस लेक्चर्स में हम तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स को खत्म करेंगे वन बाय वन। तो जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अभी तक हमने क्या बात किया है, तो अभी तक हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में वेट बाय वेट हमने पढ़ा दिया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हमने पढ़ा दिया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट हमने पढ़ा दिया, फिर चौथा हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ाया और पांचवा हमने मोलरिटी पढ़ाया। तो हाँ बच्चों, हमने मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग छठे कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करने वाले हैं और छठा कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा क्या है, मोलरिटी। तो फटाफट आप अपने कॉपी को खोलें और उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स हेडिंग डालें और इसके अंदर हम लोग छठा कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट कर रहे हैं और दैट इज क्या है हमारा, मोलरिटी। क्या है बच्चों, मोलरिटी। पिछले क्लासेस में हमने मोलरिटी पढ़ा था, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग मोलरिटी पढ़ेंगे। ओके बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, वो जो हमने पढ़ा था वो मोलरिटी था और आज जो हम पढ़ेंगे वो मोलरिटी होगा। ओके बच्चों, तो फटाफट अपने कॉपी में हेडिंग डाल ले मोलरिटी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे मोललता। क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में, मोललता। ओके बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं छठा कंसंट्रेशन टर्म्स। आज के पहले हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया, मोलरिटी पढ़ लिया। आज इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग मोलरिटी स्टार्ट करने वाले हैं और जो भी बचा हुआ कंसंट्रेशन टर्म्स होगा आज के इस लेक्चर्स में हमारा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने हेडिंग डाल लिया होगा मोलरिटी। अब कॉपी को बंद करो और समझते हैं मोलरिटी का डेफिनेशन। तो पहले सुनो मोलरिटी का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम लोग बोर्ड के ऊपर मोलरिटी का डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, थोड़ा सा हम बताते हैं मोलरिटी जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उस मोलरिटी का डेफिनेशन क्या था, उसके जैसा ही हमारा मोलरिटी का डेफिनेशन होता है। मोलरिटी के जैसा ही हमारा मोलरिटी का भी डेफिनेशन होता है। मोलरिटी क्या था कि प्रति लीटर विलियन के आयतन में, प्रति लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरिटी कहा जाता है। यह मोलरिटी कहा जाता था, यानी द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलरिटी। अब सुनना मोलरिटी का डेफिनेशन, प्रति किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में, प्रति किलोग्राम मतलब केजी, प्रति केजी विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। हाँ बच्चों, मोललता का यही डेफिनेशन होता है, प्रति किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में, विलियन नहीं, विलायक की बात हो रही है। मोलरिटी के अंदर विलायक की बात नहीं होती थी, सॉल्वेंट की बात नहीं होती थी, पर हमारा
मोललिटी के अंदर सॉल्वेंट की बात होती है, सॉल्यूशंस की बात यहां पर नहीं होगा, यहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात होती है। ओके बच्चों, चलो समझो क्या हमने डेफिनेशन बताया। हमने डेफिनेशन यह बताया कि प्रति केजी विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है, मोललता कहा जाता है। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड एज मोललिटी, दिस इज कॉल्ड एज मोललिटी। ओके बच्चों, तो डिफरेंस समझ में आया, मोललिटी का और मोलरिटी का डिफरेंस समझ में आया। मोलरिटी में क्या था, प्रति लीटर विलियन के आयतन में, यानी वहां पर सॉल्यूशंस के वॉल्यूम में उपस्थित नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या बोल रहे थे, मोलरिटी। पर यहां पर सॉल्यूशंस के जगह पर सॉल्वेंट आ गया और वॉल्यूम के जगह पर मास आ गया। तो आई होप आपको मोललिटी का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, फिर से एक बार रिपीट कर रहे, प्रति किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोललिटी। ओके बच्चों, चलो बोर्ड के ऊपर इसको लिख रहे हैं। ओके चलो, इसको बोर्ड के ऊपर हम लोग लिख रहे हैं। चलो, द टोटल नंबर ऑफ moles of solute particle present in per किलोग्राम, किलोग्राम को हम शॉर्ट में केजी बोलते हैं, प्रेजेंट इन पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, फुल स्टॉप। दिस इज कॉल्ड एज क्या, मोललिटी। दिस इज कॉल्ड एज मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। यही हमारा सॉल्यूशंस के मोललिटी का डेफिनेशन है। चलो इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। प्रति किलोग्राम विलायक के द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहा जाता है, बिलियन की मोललता कहा जाता है। मोलरिटी को कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता था, जबकि मोललिटी को स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। यानी मोललिटी को स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल एम फॉर मास नहीं। यहां पर स्मॉल एम किसके लिए यूज हो रहा है, तो स्मॉल एम मोललिटी के लिए यूज हो रहा है। कैपिटल एम मोलरिटी के लिए यूज होता था, स्मॉल एम मोललिटी के लिए यूज होता है। ओके बच्चों, तो इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। इंग्लिश वाले डेफिनेशन में भी जोड़ लेना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। एक लाइन जोड़ लेना, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। यहां लिख देते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
स्मॉल m, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। हमने इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिख दिया बच्चों और हमने हिंदी में भी लिख दिया। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इसके फॉर्मूला की बात करेंगे। ओके बच्चों, चलो ओके बच्चों, चल अब इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे स्टूडेंट। क्या देखेंगे? फॉर्मूला। ये तो डेफिनेशन हो गया, अब इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। चलो इसको हम लोग रफ कर रहे हैं। चल आई होप आपने इसको उतार लिया होगा और डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसको हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? स्मॉल m द्वारा। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे मोलारिटी में आ रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वैसे ही मोलालिटी में भी आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी में नीचे क्या आता था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, पर यहां क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में इसको कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। किसमें बच्चों? केजी में। ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोलालिटी का। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मोलारिटी और मोलालिटी में डिनोमिनेटर का अंतर है, उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता था और इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये फॉर्मूला आ गया होगा समझ में। अब कुछ चीजें हम यहां पर देखना चाह रहे हैं, जैसे हम एसआई यूनिट देखना चाह रहे हैं। एसआई यूनिट ऑफ मोलालिटी, एसआई यूनिट ऑफ मोलालिटी। तो ऊपर देखो नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर आएगा मोल और नीचे आएगा केजी। तो इसका यूनिट क्या हो गया बच्चों? मोल पर केजी। तो हाँ बच्चों, मोलालिटी का जो यूनिट होता है मोल पर केजी होता है और मोलारिटी का यूनिट जो होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होगा। तो ये मोलारिटी का यूनिट होगा और मोल पर केजी होगा तो ये किसका यूनिट होगा? मोलालिटी का, क्योंकि ऊपर मोल और नीचे केजी, तो इसका यूनिट क्या हो गया बच्चों? मोल पर केजी। अब कुछ बातें हम नोट में बता देना चाहते हैं कि ये भी हमारा इंपॉर्टेंट बात है। ओके बच्चों, तो नोट फर्स्ट में जैसे हमारा मोलारिटी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलारिटी केवल सॉल्यूशंस का कैलकुलेट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मोलालिटी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, मोलालिटी भी केवल पूरे सॉल्यूशंस का कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बात हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी लिखेंगे मोलालिटी कैन नॉट बी calculated of solute and solvent individual मतलब अलग अलग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, इंडिविजुअल मोलालिटी कैन बी कैलकुलेटेड of whole solution। ओके बच्चों, मोलालिटी पूरे विलियन का ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, मोलालिटी में क्या आ रहा है? मास आ रहा है ना, केजी मतलब मास, तो मोलालिटी इज मास डिपेंडेंट। मोलालिटी हमारा कैसा कंसंट्रेशन टर्म्स होता है बच्चों? मास डिपेंडेंट, यानी जो मास पर डिपेंड करता है। तो मोलालिटी इज मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। तो जो मास पर डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके बच्चों, आई होप आपको ये सारा नोट वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। और चलो आप ये भी शामिल कर लो, एसआई यूनिट ऑफ मोलालिटी क्या होता है बच्चों? मोल पर
केजी। ओके बच्चों, चलो आपको आई थिंक आपको फॉर्मूला समझ में आ गया और ये सारी बातें आपको नोट वाला समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ग्राम में होगा उसको केजी में बदल कर रखेंगे फॉर्मूला में न्यूमेरिकल के टाइम पे। ओके बच्चों, यानी एन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एम सॉल्वेंट इन केजी। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, मोल का यूनिट मोल हो गया और मास ऑफ सॉल्वेंट का यूनिट केजी हो गया। तो एसआई यूनिट क्या हो गया इसका, मोल पर केजी। मोलालिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंडिविजुअली। मोलालिटी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है। मोलालिटी कैन बी कैलकुलेटेड ऑफ होल सॉल्यूशंस। मोलालिटी केवल पूरे विलियन का ही निकाला जा सकता है। मोलालिटी इज मास डिपेंडेंट। मोलालिटी मास पर डिपेंड करता है। मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलालिटी तापमान पर निर्भर नहीं करता है। एसआई यूनिट ऑफ मोलालिटी इज मोल पर केजी। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो इसको नोट करो। ओके बच्चों, तो ये रहा मोलालिटी के ऊपर पहला न्यूमेरिकल। बच्चों हमने मोलालिटी का डेफिनेशन अच्छे से सीख लिया, मोलालिटी का फॉर्मूला हमने अच्छे से सीख लिया। ओके बच्चों, और नोट में कुछ 4-5 पॉइंट हमने सीख लिया। मोलालिटी का जो भी कॉन्सेप्ट था सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए। ओके, अब इसके ऊपर हम 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे और मोलालिटी हमारा कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखो मोलालिटी के ऊपर पहला न्यूमेरिकल क्या है, 120 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, NH2CONH2। 120 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, देन फाइंड द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशंस। 120 ग्राम यूरिया को 500 ग्राम जल में घुलाया जाता है तो विलियन की मोललता ज्ञात करें। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलो गिवन जो है पहले हम वो लिख लेते हैं। चलो सॉल्यूशंस किसको किसको मिलाकर बनाया जा रहा है, तो देखो 120 ग्राम हमारा क्या है, तो 120 ग्राम यूरिया है बच्चों, NH2CONH2। ओके, और 500 ग्राम क्या है बच्चों, वाटर है। 500 ग्राम क्या है, वाटर। इसको मिलाकर एक सॉल्यूशंस बनाया गया है। ओके बच्चों, चलो तो देखो ध्यान से देखना, ये हमारा सॉल्वेंट है, वाटर हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट। हमने बताया था ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका, हमने बताया था कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट अलग अलग हो, जैसे हमारा यूरिया सॉलिड होता है बच्चों और वाटर हमारा लिक्विड होता है, और यूरिया को जब हम पानी में घोलेंगे तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, लिक्विड। तो हमने बताया था कि जब सॉल्यूशंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट अलग अलग हो तो अमाउंट से नहीं पता चलेगा कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तरीका क्या होता है, सॉल्यूशंस का जो फिजिकल स्टेट होगा वही दोनों में से जिसका फिजिकल स्टेट मैच करेगा सॉल्यूशंस के फिजिकल स्टेट से, वही हमारा सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड है, यूरिया का सॉलिड है, वाटर ही लिक्विड है, तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट हो जाएगा। मास वाइज नहीं कि मास ज्यादा है वाटर का तो ये सॉल्वेंट हो गया, मास वाइज नहीं, सेकंड डेफिनेशन सॉल्वेंट का क्या, फिजिकल स्टेट वाइज। ओके बच्चों, तो सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वही फिजिकल स्टेट हमारा लिक्विड वाटर का भी है, तो हमारा वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो देखो सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, 500 ग्राम, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। ये सॉल्वेंट हो गया तो यूरिया सॉल्यूट हो गया। चलो तो हम यहां से लिखेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट किसका मास, सॉल्यूट में कौन है, यूरिया, तो मास ऑफ यूरिया, यूरिया को कैसे लिखेंगे, NH2CONH2। कितना दिया है बच्चों, तो ये दिया है 120 ग्राम, 120 ग्राम। मास ऑफ यूरिया कितना दिया है बच्चों, 120 ग्राम। ओके, यानी सॉल्यूट का मास 120 ग्राम है, और सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, और सॉल्वेंट में कौन है बच्चों, वाटर, तो मास ऑफ H2O कितना दिया है, 500 ग्राम। अब देखो फॉर्मूला में, मोलालिटी के फॉर्मूला में सॉल्वेंट के मास को हम लोग केजी में रखेंगे, तो ये सॉल्वेंट का मास है ग्राम में, इसको केजी में जब बदलेंगे
तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये केजी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 0.5 केजी। 500 ग्राम कितने केजी के बराबर हो गया, तो 0.5 केजी के बराबर हो गया। ओके बच्चों, अब बताओ कि हमारा, और तो कुछ नहीं दिया है ना, नहीं, अब बताओ कि हमारा मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो मोललिटी का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, स्मॉल m बराबर ऊपर सॉल्यूट के मोल्स और नीचे सॉल्वेंट का मास इन केजी। किसमें बच्चों, केजी में। तो सॉल्वेंट का मास केजी में तो दिया है 0.5 केजी, पर क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है, नहीं, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, यानी सॉल्यूट के मोलों की संख्या, यानी सॉल्यूट कौन है, यूरिया के मोलों की संख्या। तो भाई मास दे दिया है तो हम नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लगाकर यूरिया का हम लोग मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, तो एन सॉल्यूट यानी एन यूरिया बोले तो NH2CO तो ये क्या होगा बच्चों, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ NH2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, अब मॉलिक्यूलर मास भी हमने निकालना सिखाया है, तो मॉलिक्यूलर मास यूरिया का क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसके एटॉमिक वेट को जोड़ करके निकाल लो। कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है, एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक वेट 14, तो 14 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, 1 गुना 2। ओके बच्चों, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस फिर से नाइट्रोजन का 14 प्लस फिर से हाइड्रोजन का 1 गुना 2, सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 14, 1 गुना 2, 2, 14 2 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा बच्चों 28, 28 और 16, 28 और 16 क्या हो गया 28 और 16, ओके, तो ये हो गया 44, 8 6 14 और 2 1 3 1 4, 44, 44 और 14, तो 44 14 58 हो गया बच्चों, 4 4 8 58, 58 और प्लस 2 कितना हो गया 60 ग्राम हो गया बच्चों। इसको जब जोड़ोगे तो कितना ग्राम आ जाएगा 60 ग्राम। तो हाँ बच्चों, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना निकल आया 60 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे भाई, फॉर्मूले में रख करके, इस फॉर्मूले में रख देंगे, इधर वाला हम रफ कर रहे हैं, स्पेस नहीं है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो इधर हम मिटा रहे हैं, चलो तो देखो तो बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा NH2CO तो सॉल्यूट का मास कितना था 120 ग्राम, ओके बच्चों, और मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 60 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम उड़ गया और 60 दूना 2 120, तो कितना हो गया 2 मोल, यानी हमारा सॉल्यूट के मोल की संख्या कितना आ गया 2 मोल। अब इस फॉर्मूले में आप रख लो, तो मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोललिटी का फॉर्मूला होता है N सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किसमें केजी में। चलो तो सॉल्वेंट का सॉल्यूट का मोल्स कितना आया 2 मोल, ओके बच्चों, और सॉल्वेंट का मास कितना है, तो सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया था ना 500 ग्राम, केजी में चेंज किए थे 0.5 केजी, तो ये मोल पर केजी इनका यूनिट हो जाएगा। अब आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लो बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो तो इसको उड़ा देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10, तो 2 गुना 10 20, 5 चौका 20, तो कितना आ गया बच्चों 4 मोल पर केजी, यानी इस क्वेश्चन का मोललिटी कितना निकल गया 4 मोल पर केजी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा न्यूमेरिकल। ओके बच्चों, हमारा आंसर कितना आ गया 4 मोल पर केजी। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो मोललिटी के ऊपर ये रहा हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। अभी हमने एक न्यूमेरिकल किया, एक और न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ओके चल, देखो क्या है, लगभग ये क्वेश्चन पिछले जैसा ही है। 120 ग्राम यूरिया dissolved in 500 gram aqueous solutions, then find the molality of solutions। 120 ग्राम यूरिया को
500 ग्राम जलीय विलयन में मिलाने पर विलयन की मोललता ज्ञात करें। पिछले न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में अंतर कहां है बच्चों? तो अंतर यहां है कि पिछले क्वेश्चन में भी 120 ग्राम यूरिया को डिजोल्व किया जा रहा था 500 ग्राम वाटर में, यानी 500 ग्राम सॉल्वेंट में 120 ग्राम यूरिया को डिजोल्व कराया जा रहा था। पर इस बार क्या है, 120 ग्राम यूरिया को 500 ग्राम वाटर में डिजोल्व नहीं किया जा रहा है, यह 500 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व किया जा रहा है, यानी सॉल्यूशंस में डिजोल्व किया जा रहा है। इसका मतलब सॉल्यूट का मास दिया है और सॉल्यूशन का मास दिया है, दैट इज 500 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। ये किसका मास है? सॉल्वेंट का मास नहीं है बच्चों। पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्वेंट का मास दे दिया था, इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास ना दे करके सॉल्यूशंस का मास दे दिया है। और कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन। तो यूरिया में वाटर मिलाकर एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया होगा, जलीय विलयन। तो चलो क्या गिवन है उसको देखो। गिवन क्या है बच्चों? ध्यान से देखना गिवन क्या है। मास ऑफ, ये हमारा क्या हो जाएगा? पहले तो आप ये देख लो सॉल्यूशन किससे मिलकर बनेगा? यूरिया से, यानी NH2CO NH2। ओके बच्चों, ये हमारा कितना ग्राम है? तो 120 ग्राम है। ओके बच्चों, और एक्वस सॉल्यूशन कैसे बनता है? वाटर मिला करके, H2O मिला करके। ये कितना ग्राम है बच्चों? ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है कि कितना ग्राम है। ओके, इसको मिलाकर एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया, एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया, यानी यूरिया में वाटर मिलाकर एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया। और एक्वस सॉल्यूशन का मास कितना ग्राम है बच्चों? 500 ग्राम। तो इस बार मास किसका दिया है? सॉल्यूशन का। और हमें मोललिटी में किसका मास चाहिए? सॉल्वेंट का। ये बच्चों लिक्विड है, ये हमारा सॉलिड है, और हमारा एक्वस सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। तो जिसका लिक्विड है वही सॉल्वेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट लिक्विड है और यहां H2O का फिजिकल स्टेट लिक्विड है। तो ये H2O हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो H2O हमारा सॉल्वेंट का काम करेगा और यूरिया हमारा सॉल्यूट का काम करेगा। तो हमें सॉल्वेंट का मास निकालना है, बड़ा सिंपल है। सॉल्वेंट का मास बराबर 500 ग्राम माइनस 120 ग्राम, सिंपल। ये दोनों मास को जोड़कर सॉल्यूशन का मास होता है। तो सॉल्वेंट का मास बराबर सॉल्यूशन का मास माइनस किसका मास? यूरिया का मास। तो चलो मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया है? तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया है बच्चों 120 ग्राम। ओके बच्चों, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है 500 ग्राम। तो हमें तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? तो मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो ये कितना ग्राम है? 500 ग्राम। और ये कितना ग्राम है? 120 ग्राम। तो 500 ग्राम में 120 ग्राम हमारा चला गया तो 380 ग्राम आ गया, 380 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, यानी हमें सॉल्वेंट का मास मिल गया 380 ग्राम। पर हमें तो सॉल्वेंट का मास केजी में रखना होता है फॉर्मूले में। तो 380 ग्राम को जब केजी में बदलेंगे तो 0.38 केजी। 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में बदल जाएगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.38 केजी। तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया 0.38 केजी। ओके, चलो हम लगे हाथों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है, उसको भी निकाल देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? NH2CO NH2। तो क्या होता है फॉर्मूला? मास ऑफ सॉल्यूट तो NH2CO NH2। ओके बच्चों, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH2CO NH2। ओके बच्चों, चलो तो क्या हो जाएगा? मास कितना दिया है यूरिया का? तो यूरिया का मास 120 ग्राम है, 120 ग्राम। और पिछले क्वेश्चन में हमने यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकाला है 60 ग्राम। आप खुद से निकाल लेना, हमने पिछले ही क्वेश्चन में निकाला था 60 ग्राम, वैसे ही करके निकाल लोगे। चलो, तो ग्राम से ग्राम कट गया, 60 दूना 2। तो हमारा यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया बच्चों? तो NH2CO NH2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट बराबर 2 मोल। अब आप फॉर्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या? यूरिया। ओके बच्चों, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट की जगह वाटर आ जाएगा। ओके बच्चों, अब रख दो, वैल्यू आपको मिल जाएगा। चलो, स्पेस नहीं है, इधर हम रफ कर रहे हैं, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, इधर रफ कर रहे हैं। ओके, चल अब इधर हम लोग वैल्यू रख देंगे। ओके, चलो, तो कितना मोल आया था? 2 मोल डिवाइडेड बाय वाटर का मास कितना आया था? 0.38 केजी, 0.38 केजी। ओके, तो इसको आप लोग बस सोल्व कर लो, तो दशमलव उड़ेगा तो ऊपर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो 100 गुना 2, 200, 200 बटा 38 यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। अब इनको आप डिवाइड कर लो, इनको आप डिवाइड कर लो, जो भी आ जाए पॉइंट में वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 38 कर लोगे ना, इसको डिवाइड कर लेना, जो भी आ जाए डिवाइड करने से वो हमारा क्या हो जाएगा? मोल पर केजी में आंसर हो जाएगा। या कर दे डिवाइड, अरे खुद से कर लेना। 38 200 डिवाइड कर दिए, कितना बार में कटेगा? कितना बार में लगेगा? 40 पचे 200, 5 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा बच्चों? 5 बार में लगेगा ना, 5 बार में। तो कितना हो जाएगा? 8 पचे 40 की जरूरत में 4, 5 15 और 4 19, 190। 10 बचा, फिर 0 आया, तो ये 3 बार में लगेगा या 2 बार में? 2 बार में लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 और 3 दूना 6, 1 7, ये कितना हो जाएगा? 24। तो उसी तरीके से कर लेना आप लोग, ठीक है। 5.2 मोल पर केजी। आप एकाक अंक तक और इसको डिवाइड कर लेना। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 5.2 मोल पर केजी हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। चलो, इसको अब हम लोग रफ कर रहे हैं, और इसी प्रकार से हमने 2 न्यूमेरिकल मोलालिटी के ऊपर कर लिया और हमारा मोलालिटी खत्म हो गया। ओके बच्चों, मोलारिटी के जैसा इसके अंदर अलग अलग केसेस नहीं होता है बच्चों। हमने ध्यान होगा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, पूरे लेक्चर में हमने मोलारिटी को ही खत्म किया था। उसके अंदर 2 डिफरेंट केसेस लिया गया था। मोलालिटी के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। इसके अंदर सिंपल चीजों के बारे में ही हमसे पूछा जाता है। तो जितना हमने मोलालिटी पढ़ाया बस उतना ही मोलालिटी है, मोलारिटी के जितना इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके बच्चों, चल अब हम लोग देखा जाए तो 3 मेन कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म कर लिया, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और अभी मोलालिटी। यानी हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी। तीनों हमने पढ़ लिया। पर चूंकि हमारे सिलेबस में 8 कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो पढ़ना तो हमें 8 को है। तो अभी तक टोटल 6 कंसंट्रेशन टर्म्स हमने खत्म कर दिया। पहला हमने वेट बाय वेट परसेंट पढ़ा, दूसरा हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ा, तीसरा हमने बताओ वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ा, चौथा हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा, पांचवा हमने मोलारिटी पढ़ा और छठा हमने आज मोलालिटी पढ़ा। ओके बच्चों, अब हम लोग 7वां कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करने वाले हैं और दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। हमारा 7वां कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है बच्चों? तो 7वां कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। क्या है बच्चों? पार्ट्स पर मिलियन। तो फटाफट हेडिंग डाल ले, 7वां कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ओके बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन। हिंदी में भी इसको पार्ट्स प्रति मिलियन ही पढ़ते हैं, मिलियन। ओके बच्चों, तो फटाफट आप अपने
कॉपी में वीडियो पॉज करके हेडिंग डाल लो। ओके बच्चों, आई होप आपने हेडिंग डाल लिया होगा, पार्ट्स पर मिलियन। चलो स्टार्ट करें, कॉपी बंद करो, स्टार्ट करते हैं। देखो पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर न्यूमेरिकल ना के बराबर पूछते हैं, बस इनका डेफिनेशन देखेंगे और इनके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हमारा पार्ट्स पर मिलियन खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। फिर इसके बाद लास्ट बचेगा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी के ऊपर हमारा क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल, और उस पर हम एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे। ओके बच्चों, तो फटाफट इसको पढ़ाते हैं और पढ़ाकर हम इसको खत्म करते हैं। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो मिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है तो सब लोग जानते हो, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिलियन। 10 लाख को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिलियन। और 10 लाख मतलब क्या, 10 लाख मतलब देखो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 पे पावर 6 हो गया। तो 10 पे पावर 6 को हम लोग 10 लाख बोलते हैं, मतलब मिलियन बोलते हैं। तो 10 टू पावर 6 हमारा क्या होता है, मिलियन, और 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ओके बच्चों, चलो इसका मतलब क्या है, तो चलो हम पार्ट्स पर मिलियन को एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझते हैं, क्योंकि इसका कोई डेफिनेशन ऐसा कुछ है नहीं, इसका कोई डेफिनेशन वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। ओके बच्चों, फिर भी हम कोशिश करेंगे इसके डेफिनेशंस बताने का, इसको एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ पाओगे, इसीलिए पहले हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, तब इसका डेफिनेशंस लिखेंगे। एक एग्जाम्पल आपके सामने हम ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो क्या ले रहे हैं, 5, अच्छा इसको शॉर्ट में पीपीएम बोलते हैं, पीपीएम, शॉर्ट में इसका नाम ज्यादा फेमस है। पार्ट्स, P फॉर पार्ट्स, P फॉर पर, और M फॉर मिलियन, तो पीपीएम। शॉर्ट में पार्ट्स पर मिलियन को क्या बोलते हैं बच्चों, पीपीएम। तो 5, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, बस 5 पीपीएम ऐसे कर लो। ए सॉल्यूशन containing, a solutions containing 5 ppm NaCl in solution. A solutions containing 5 ppm NaCl. A solutions containing 5 ppm NaCl। एक हमने एग्जाम्पल लिया, क्या लिया बच्चों, हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 5 ppm NaCl है। एक विलियन में 5 ppm NaCl उपस्थित है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से समझना। इस स्टेटमेंट का मतलब पीपीएम, इस स्टेटमेंट का मतलब ए सॉल्यूशंस कंटेनिंग 5 ppm NaCl, यानी एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर NaCl का कितना अमाउंट पड़ा हुआ है बच्चों, 5 ppm पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, इट मींस दैट, अब समझना इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, 5 ppm NaCl का मतलब 5 ग्राम ऑफ NaCl, 5 ppm NaCl का मतलब 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका मतलब हुआ बच्चों। ए सॉल्यूशंस कंटेनिंग 5 ppm NaCl, यानी एक विलियन में 5 ppm NaCl उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि NaCl का 5 ग्राम 10 पे पावर 6 ग्राम विलियन में उपस्थित है, यानी विलियन का अमाउंट, यानी सॉल्यूशंस का अमाउंट मिलियन में है, 1 मिलियन ग्राम, 10 to power 6 ग्राम का मतलब क्या,
1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। ये इसका मतलब हुआ, यानी 1 मिलियन ग्राम यानी 10⁶ ग्राम यानी 10 लाख ग्राम विलियन में 10 लाख ग्राम सॉल्यूशंस में NaCl का कितना मास घुला हुआ है? तो NaCl का 5 ग्राम घुला हुआ है। यह हुआ पार्ट्स पर मिलियन का मतलब। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक बात आप नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मेरे को तो नहीं पता। क्या बात हम अभी बताने वाले हैं, ये एग्जाम्पल तो समझ में आया और आपको पीपीएम का मतलब भी समझ में आ गया। तुम क्या देख रहे हो? सॉल्यूशंस का मास के तुलना में NaCl हमारा सॉल्यूट हो गया। NaCl हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट। सॉल्यूशंस के मास के तुलना में NaCl का मास तो नेग्लिजिबल है यार। सॉल्यूशंस का मास 10⁶ ग्राम यानी 10 लाख ग्राम। 10 लाख ग्राम सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट मात्र 5 ग्राम है। यानी 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना मिला हुआ है? मात्र 5 ग्राम। कितना नेग्लिजिबल क्वांटिटी है? कितना नेग्लिजिबल क्वांटिटी है? 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में मात्र 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, यानी बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो हमारा जो पीपीएम होता है स्टूडेंट, पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म्स, ये बहुत 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 स्मॉल कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, यानी ये बहुत छोटा कंसंट्रेशन टर्म्स है। 8 कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर सबसे छोटा कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा पार्ट्स पर मिलियन ही है। तुम देख सकते हो 10 लाख ग्राम सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट के मात्र 5 ग्राम है। एक और एग्जांपल से आपको हम समझा रहे हैं, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल सेकंड, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ppm ऑफ सुगर। 2 ppm ऑफ सुगर, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? तो फिर से बोलेंगे कि 2 ग्राम सुगर प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम यानी 10 लाख ग्राम, 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब समझ में आया? यानी 10⁶ ग्राम यानी 10 लाख ग्राम सॉल्यूशंस के अंदर सुगर मात्र कितना है बच्चों? 2 ग्राम। यानी एक तरह का ये शरबत है। तो 10 लाख ग्राम शरबत के अंदर चीनी का अमाउंट कितना है? 2 ग्राम। तो बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन टर्म्स माना जाता है पार्ट्स पर मिलियन को। यानी जो हमारा पार्ट्स पर मिलियन होता है बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन हमारा वेरी 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 स्मॉल कंसंट्रेशन टर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स। 8 कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे छोटा कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा क्या है स्टूडेंट? तो पार्ट्स पर मिलियन। अब इतने छोटे कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज कहां है रियल लाइफ में? तो रियल लाइफ में पार्ट्स पर मिलियन का यूजेस ड्रग्स बनाने वाली कंपनी, ड्रग्स का मतलब दवाई बनाने वाले कंपनी पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं। यानी पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज ड्रग्स बनाने वाले कंपनी, ड्रग्स मतलब दवाइयां बनाने वाली कंपनी पार्ट्स पर मिलियन जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं। आप लोग किसी दवाई के पैकेट में कवर में देखना, उसमें बहुत कम अमाउंट लिखा हुआ रहता है। 100 ml का अगर कोई खांसी का सिरप है तो उसके अंदर बहुत कम परसेंटेज में 10-15 तरह का कंपोनेंट मिले होंगे। वहां जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स, वो हमारा पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म्स यूज किया जाता है। और एक तो दवाई बनाने वाले कंपनी में पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज होता है। दूसरा, किसी चीज का जब इंप्योरिटी बताते हैं ना, या जब हम पॉल्यूशंस बताते हैं,
जैसे अगर हम आपसे बोले कि एयर है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो 100% एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.002% से 0.004% है। तो 100% एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है ना बच्चों। तो वहां पर पॉल्यूशन है। ये सब चीजों को बताने के लिए पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पार्ट्स पर मिलियन यही है कुल मिलाकर पार्ट्स पर मिलियन। ओके, चलो अब इसको आप लोग उतार लो, इसको रफ कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ गया ना, यही है पार्ट्स पर मिलियन और कुछ नहीं है। ना तो इसके अंदर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ना कोई इनका डेफिनेशन है, बस जो भी है यही है पार्ट्स पर मिलियन का मतलब। और आपको आइडिया भी लग गया कि ये पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है, हमने एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया। ओके बच्चों, चलो हम डेफिनेशंस देने का कोशिश करते हैं, डेफिनेशंस देने का। चलो अब इसका डेफिनेशंस हम लोग लिखने का ट्राई करते हैं। एक्चुअली इसका कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, पर फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं इसका डेफिनेशंस। ओके चलो, पहले इंग्लिश में। ओके चलो, द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन ppm present, the total number of parts per million of solute, parts per million of solute यानी ppm of solute, the total number of parts per million of solute present in 10 to the power 6 part of solution, present in 10 to the power 6 part of solution. This is called as ppm. This is called as ppm. इसे ही ppm कहा जाता है स्टूडेंट। क्या कहा जाता है? ppm कहा जाता है। द टोटल नंबर ऑफ ppm ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस, दिस इज कॉल्ड एज ppm। ये इसका डेफिनेशन है। ओके चलो हिंदी में भी लिख देते हैं डेफिनेशंस को। टेन टू द पावर 6 भाग विलियन में उपस्थित विलेय के ppm में मात्रा 10 पे पावर 6 भाग विलियन में उपस्थित विलेय के ppm में मात्रा को ही पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ppm कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? ppm कहा जाता है। ओके चल, अब इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला? तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है ppm का? तो ऊपर आता है न्यूमरेटर में आता है मास ऑफ सॉल्यूट। न्यूमरेटर में क्या आता है बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट। और डिनोमिनेटर में आता है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 10 to the power 6। ये हमारा ppm का फॉर्मूला हो गया बच्चों। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पार्ट्स पर मिलियन ppm। ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशंस और इनटू 10 to the power 6। ये कंप्लीट हमारा पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला बन गया। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या है? न्यूमरेटर में आएगा सॉल्यूट का मास, डिनोमिनेटर में आएगा सॉल्यूशंस का मास
और इनटू में आएगा 10 टू द पावर 6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। ओके, इसका कोई यूनिट नहीं है, दिस इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। अब क्यों यूनिटलेस है तुम देख सकते हो, न्यूमरेटर में भी मास आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी मास आ रहा है, तो ग्राम बटा ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 6 तो एक डिजिट से ना, एक नंबर, इसका मतलब पार्ट्स पर मिलियन हमारा यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो इसको नोट करो फटाफट जल्दी। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। चलो यही हमारा पार्ट्स पर मिलियन था, ठीक है। अब इसके अंदर एक दो नोट में पॉइंट लिखवा देते हैं, बस कहानी खत्म हो जाएगा। ओके चल, नोट में एक दो पॉइंट लिख देंगे इसके अंदर। तो नोट में हमारा पहला पॉइंट क्या है बच्चों, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है बच्चों। अभी अभी बताया क्यों नहीं होता है, ऊपर भी मास नीचे भी मास, कट गया, यूनिटलेस हो गया। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। सेकेंड देखो, पीपीएम के फॉर्मूला में मास आया है, इसका मतलब इट इज मास डिपेंडेंट, इट इज मास डिपेंडेंट। वॉल्यूम नहीं आया ना, पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्मूला में क्या आया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 10 टू द पावर 6। इसका मतलब केवल मास आ रहा है, तो इट इज मास डिपेंडेंट, इट इज मास डिपेंडेंट। ओके बच्चों, और जो मास पे डिपेंड करते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। चलो, और पार्ट्स पर मिलियन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, पार्ट्स पर मिलियन पूरे सॉल्यूशंस का कैलकुलेट किया जाता है। यानी पीपीएम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, पीपीएम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन कैलकुलेटेड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। ओके बच्चों, यानी पीपीएम कैन बी कैलकुलेटेड ओनली होल सॉल्यूशन, ओनली होल सॉल्यूशन। ओके ठीक है, और इसका यूजेस भी बताएं आपको कि पीपीएम। अच्छा, ये भी एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार लगा करके, कि पीपीएम इज अ वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन टर्म्स, पीपीएम इज अ वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन टर्म्स। कैसे, वो आपको हम बता दिए। इसका यूजेस तो इसका यूजेस हम लोग कहां करते हैं, दवाई बनाने वाले कंपनी में। ओके, ड्रग्स मतलब क्या, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी में, बनाने वाली कंपनी में। और इंप्योरिटी बताने में, इंप्योरिटी बताने में। ओके, जैसे जल का इंप्योरिटी बताने में, वाटर कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, उसकी इंप्योरिटी बताने में भी हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करते हैं। ओके बच्चों, जैसे वाटर है, वाटर में आयरन होता है, ये आपको मालूम है। अब ऐसा तो नहीं है कि आयरन भरा पड़ा होता है, ढेर सारा आयरन पानी में भरा हुआ है, ऐसा नहीं है।
आयरन का बहुत थोड़ा सा अमाउंट वाटर के अंदर होता है। अगर हम 1 लीटर वाटर ले तो उसके अंदर जो आयरन होगा ना वो 2 ppm, 4 ppm, 5 ppm होगा। समझ रहे हो ना, वो आयरन की मात्रा होती है। यानी आयरन, वाटर के अंदर कितना आयरन मिला हुआ है, कितना क्लोरीन मिला हुआ, वाटर में क्लोरीन भी होता है, तो वाटर में क्लोरीन का परसेंटेज पीपीएम में होता है, 2, 4, 10 पीपीएम होता है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो ओके, चल तो हमारा इसी तरीके से पीपीएम खत्म हो गया। अब एक लास्ट बचा हुआ है नॉर्मलिटी। क्या बचा हुआ है बच्चों? लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स 8वां क्या बचा हुआ है? नॉर्मलिटी। चलो अब हम लोग नॉर्मलिटी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? नॉर्मलिटी। तो सारे लोग फटाफट हेडिंग डाल ले, 8वां कंसंट्रेशन टर्म्स नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जिसको हिंदी में नॉर्मलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मलता। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मलता। और इसे हम कैपिटल एन द्वारा सूचित करते हैं। मोलरिटी को कैपिटल एम, मोलरिटी को स्मॉल एम, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन द्वारा सूचित करते हैं। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो हेडिंग डाल लो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मलिटी को। ओके बच्चों, चलो चलो बच्चों, तो हम लोग नॉर्मलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। अब कॉपी बंद कर लो, अब नॉर्मलिटी पे फोकस करो। चलो देखो, नॉर्मलिटी का डेफिनेशन हम लोग बताने जा रहे हैं। पहले हम नॉर्मलिटी का डेफिनेशन बता रहे हैं, फिर हम लोग बोर्ड के ऊपर लिखेंगे। अब अच्छे से समझना नॉर्मलिटी का डेफिनेशन, सुनना पहले हिंदी में। प्रति लीटर विलियन के आयतन में, प्रति लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्य की संख्या को विलियन की नॉर्मलिटी कहा जाता है, यानी विलियन की नॉर्मलता कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे, प्रति लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्य की संख्या को, विलेय के ग्राम समतुल्य की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहा जाता है। अब इंग्लिश में सुनो, द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मलिटी। चलो बोर्ड के ऊपर लिखते हैं और फिर इसको अच्छे से समझते हैं। ओके बच्चों, चलो, द टोटल number of the total number of gram equivalent the total number of gram equivalent of solute present in per liter volume of, present in per liter volume of, present in per liter volume of solution, present in per liter volume of solution, this is called as normality of solution. This is called as normality of solution. It is denoted by capital N. It is denoted by capital N. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो हिंदी में भी लिख लेते हैं। प्रति लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यों की संख्या को, ग्राम समतुल्यों की संख्या को
ग्राम समतुल्यों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहा जाता है। विलियन की नॉर्मलता कहा जाता है। इसे कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन per liter volume of solution, this is called as normality and it is denoted by capital N। प्रति लीटर विलियन के आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यों, यानी ग्राम इक्विवेलेंट का हिंदी क्या होता है बच्चों? ग्राम समतुल्य। तो ग्राम समतुल्यों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहा जाता है तथा इसे कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। चलो अब इसके फॉर्मूला की ओर चलते हैं। तो नॉर्मलिटी को कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? कैपिटल एन के द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखो ऊपर क्या आएगा, नीचे आएगा क्या? पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर का मतलब वटा, जैसे हमारा मोलरिटी में होता था। मोलरिटी में भी तो यही होता था ना, प्रति लीटर विलियन के आयतन में विलेय के मोलों की संख्या को। तो हमारा डिवाइड में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डिवाइड में क्या आएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसका वॉल्यूम? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम। किस में? तो लीटर में। किस में बच्चों? लीटर में, इन लीटर। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जीएम मतलब ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट। यही हमारा फॉर्मूला है बच्चों नॉर्मलिटी का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही हमारा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया बच्चों? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? तो विलेय के ग्राम समतुल्यों की संख्या, इसका हिंदी क्या हो गया? विलेय के ग्राम समतुल्यों की संख्या डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन। चाहो तो आप हिंदी में भी लिख लो, विलेय के ग्राम समतुल्यों की संख्या डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन, डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन लीटर में। किसमें बच्चों? लीटर में, इन लीटर, लीटर में। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब इसके अंदर एक नया टर्म आ गया जो आज के पहले अभी तक सुने नहीं हो। क्या? ग्राम इक्विवेलेंट क्या है सर? ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, फॉर्मूला, डेफिनेशन, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन एंड दिस फॉर्मूला, बट हाउ कैन आई कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट? ओके चलो, तो ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना सिखा देते हैं, कौन सा बड़ी बात है। ओके तो वीडियो पॉज करके आप अच्छी तरीके से नोट कर लो। अब हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चल अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि एक नया टर्म आ गया ना, ग्राम इक्विवेलेंट। अभी तक तो ग्राम इक्विवेलेंट आपको कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स में नहीं दिखाई दिया, ना ही यूज हुआ और ना ही 11th में आपने सीखा ही निकालना। हालांकि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एक जगह हमने इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट की बात कहा था, याद होगा। भूल गए होंगे तो अलग बात है, चलो कोई बात नहीं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप याद रखोगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब ग्राम समतुल्यों की संख्या, ग्राम समतुल्यों की संख्या
ओके, ग्राम समतुल्यों की संख्या। ठीक है, चलो कभी कभी इसको कैपिटल ई इक्विवेलेंट से भी सूचित करते हैं, कैपिटल ई इक्विवेलेंट से भी कभी कभी। ओके चलो, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे और उससे हम लोग कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है? मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, मतलब द्रव्यमान बटा समतुल्य भार, द्रव्यमान बटा समतुल्य भार। इक्विवेलेंट मास बोल लो या इक्विवेलेंट वेट बोल लो, एक ही चीज है। केमिस्ट्री में मास और वेट अलग अलग नहीं है, फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग होता है। मास स्केलर क्वांटिटी होता है और वेट वेक्टर क्वांटिटी, ये फिजिक्स का लोचा है। केमिस्ट्री में ऐसे कुछ नहीं होता है, मास वेट सब केमिस्ट्री में एक ही होते हैं। तो आप इक्विवेलेंट मास बोल लो या इक्विवेलेंट वेट बोल लो, एक ही चीज है। द्रव्यमान बटा समतुल्य भार। अब फिर से एक नया टर्म आ गया सर, समतुल्य भार, इक्विवेलेंट मास। एक नया टर्म के चक्कर में एक और नया टर्म आ गया, कोई बात नहीं, समतुल्य भार भी बता देते हैं, उसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो समतुल्य भार का फॉर्मूला, समतुल्य भार का फॉर्मूला जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट, हम तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने चले थे, एक नया टर्म मिल गया इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, समतुल्य भार। तो चलो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला होता है? तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट का, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट का। ओके, क्या फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट का? तो फॉर्मूला होता है हमारा इक्विवेलेंट वेट का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास तो जानते हो ना यार, एटॉमिक वेट जोड़ जोड़ करके, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। लो ये तो लफड़ा ही लफड़ा है सर, हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना था, तो एक नया टर्म आ गया इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास जब हम निकाल रहे हैं तो एक नया टर्म आ गया एक्स फैक्टर। अब ये एक्स फैक्टर क्या है? कोई बात नहीं है, एक्स फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बता देते हैं। तो एक्स फैक्टर फॉर एसिड, एसिड के लिए एक्स फैक्टर अलग होता है और बेस के लिए एक्स फैक्टर अलग होता है। तो एक्स फैक्टर फॉर एसिड, तो एक्स फैक्टर फॉर एसिड किसके बराबर होता है? तो नंबर ऑफ टोटल H प्लस आयन, नंबर ऑफ टोटल H प्लस आयन, नंबर ऑफ टोटल H प्लस आयन, ये हमारा एक्स फैक्टर होगा। किसके लिए बच्चों? तो एक्स फैक्टर होगा एसिड के लिए। यानी अगर एसिड है दिया हुआ और उसका हमें एक्स फैक्टर निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा? उस एसिड को ब्रेक करेंगे तो H प्लस आयन देगा। एसिड हमने पढ़ा है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम बारे चैप्टर में हमने पढ़ा है ना भाई, कि जो हमारा एसिड होता है वो H प्लस आयन देते हैं और बेस हमारा OH माइनस आयन देता है। तो कोई भी एसिड रहेगा वो टूटकर H प्लस आयन देगा, तो जितना H प्लस आयन देगा उसकी संख्या ही एक्स फैक्टर होगा एसिड के लिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझते हैं। जैसे हमें पता करना है एक्स फैक्टर ऑफ HCl, एक्स फैक्टर ऑफ HCl, HCl इज एसिड, तो HCl का एक्स फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो HCl टूटता है H प्लस प्लस Cl माइनस में। बताओ कितना H प्लस आयन दिया? एक H प्लस आयन दिया, तो एक्स फैक्टर HCl का कितना हो जाएगा? तो एक्स फैक्टर ऑफ HCl बराबर 1 हो जाएगा। एक और एग्जांपल आपके सामने हम लेते हैं। ओके बच्चों, एक और एग्जांपल आपके सामने हम ले रहे हैं एक्स फैक्टर फॉर एसिड का, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ओके चलो इधर ले रहे हैं, एक और एग्जांपल ले रहे हैं।
एक और एग्जांपल, एक्स फैक्टर ऑफ H2SO4, H2SO4 भी हमारा एसिड होता है, आप जानते हो। तो क्या हो जाएगा, H2SO4 टूटता है, H2SO4 टूटता है, मालूम है 2H प्लस आयन और प्लस SO4 माइनस 2 आयन में। तो देखो तो H प्लस की संख्या कितनी है, 2। तो एक्स फैक्टर हमारा H2SO4 का कितना हो जाएगा, एक्स फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 2 हो जाएगा। देखो ना H2SO4 टूटता है तो 2H प्लस आयन देता है, तो एक्स फैक्टर H2SO4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, चलो ऊपर वाला आप मिटा सकते हैं ऊपर, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चल रफ करें या पहले देख लेते हैं। और अब अगर हमें एक्स फैक्टर 4 बेस के लिए कैलकुलेट करना है, अगर कोई बेस हो उसका एक्स फैक्टर, तो एसिड होगा तो H प्लस आयन की संख्या के बराबर एक्स फैक्टर हो जाएगा, और अगर बेस होगा तो OH माइनस आयन की संख्या के जगह पर हमारा एक्स फैक्टर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल H प्लस आयन, सॉरी OH माइनस आयन, नंबर ऑफ टोटल OH माइनस आयन। यानी अगर हमें कोई बेस का एक्स फैक्टर निकालना है, बेस का मतलब क्षार और एसिड का मतलब अम्ल, इतना तो पता है ना यार, एसिड का हिंदी क्या होता है, अम्ल। तो एक्स फैक्टर फॉर बेस, हम जानते हैं जितने भी बेस होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं। लुईस एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट से पढ़ा है ना हमने, एसिड और बेस चैप्टर में पढ़ा है ना, लुईस एसिड एंड बेस के कॉन्सेप्ट से जितने भी एसिड होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं, और जितने भी बेस होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं। तो एक्स फैक्टर फॉर बेस, नंबर ऑफ टोटल OH माइनस, तो जितना बेस टूटकर OH माइनस आयन देगा उसकी संख्या एक्स फैक्टर के बराबर हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक्स फैक्टर निकालना है, सपोज एक्स फैक्टर ऑफ NaOH हमारा बेस होता है, तो NaOH टूटता है Na प्लस और प्लस OH माइनस में, तो भाई कितना OH माइनस दिया, 1, तो एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, तो एक्स फैक्टर NaOH का 1 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 2 OH माइनस देता तो एक्स फैक्टर कितना हो जाता, 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आप अच्छे से नोट कर लो। ओके चल, तो शायद आपको जितना भी हमने काम किया उतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड, नंबर ऑफ टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, और एक्स फैक्टर हमने एसिड और बेस के लिए कैलकुलेट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो इसको अच्छे से नोट कर लो। ओके बच्चों, तो ये रहा नॉर्मलिटी के ऊपर हमारा पहला न्यूमेरिकल बच्चों। तो चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग नॉर्मलिटी के ऊपर। चलो क्या दिया गया है, इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4, सबसे पहले H2SO4 देखते के साथ क्या है, ये एसिड है। अब ये भी बताए H2SO4 हमारा क्या है, अम्ल है, एसिड है। ओके चल, तो इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। अब ये 500 ml सॉल्यूशन का मतलब वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, ml में इसको लीटर में बदल देंगे। सॉल्यूशंस का क्या दिया है, सॉल्यूशंस का हमारा वॉल्यूम दे दिया है। देन फाइंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। 500 ml विलियन के आयतन में 0.98 ग्राम H2SO4 घुला है, तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करें। ओके, छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो हिंदी वाला इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को लिख लेना पहले। ओके बच्चों, चलो अब हम इसका सॉल्यूशंस देखते हैं और नॉर्मलिटी फाइंड आउट करते हैं। पहले गिवन जो है उसको लेते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन हमारा क्या है, पहले उसको ले लेते हैं। देखो H2SO4 सॉल्यूट है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट
तो मास सॉल्यूट क्या है हमारा H2SO4 कितना 0.98 ग्राम 0.98 ग्राम है बच्चों, क्या है 0.98 ग्राम। और क्या दिया है सॉल्यूशंस का वॉल्यूम दिया है एमएल में, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो लीटर में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 लीटर। तो 500 ml कितने लीटर के बराबर हो गया बच्चों 0.5 लीटर के बराबर हो गया। अब देखो सिंपल सा बात है कि हमें निकालना है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला में क्या होता है ऊपर होता है न्यूमरेटर में टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मालूम है, पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का नहीं मालूम है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो हमें इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। अब इक्विवेलेंट मास के लिए एक्स फैक्टर निकालना होगा, तो सबसे पहले हम एक्स फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी एक्स फैक्टर ऑफ, चूंकि एक्स फैक्टर की जरूरत तो पढ़ना ही पढ़ना है, दिया नहीं है तो निकालना ही पड़ेगा। तो एक्स फैक्टर ऑफ H2SO4, H2SO4 हमारा एसिड है, और एसिड का एक्स फैक्टर कैसे निकालेंगे, जितना H प्लस आयन ये टूट कर देगा वो एक्स फैक्टर हो जाएगा। तो H2SO4 टूटकर हमारा 2H प्लस आयन और SO4 माइनस 2 आयन देता है। कितना H प्लस आयन दे रहा है 2, तो एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा यहां पर बच्चों, तो एक्स फैक्टर बराबर 2 हो जाएगा। चलो एक्स फैक्टर तो हमने निकाल लिया। अब किसका जरूरत पड़ेगा, तो अब जरूरत पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट का। तो पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट समतुल्य भार, इसका भी तो जरूरत पड़ेगा ना, इसका भी निकाल लेते हैं। जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा सब निकाल लेते हैं, उसके बाद लास्ट में नॉर्मलिटी के फॉर्मूला में रख के हम सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब याद होगा इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला क्या निकल लेते थे, तो फॉर्मूला आता था मॉलिक्यूलर मास, यानी आणविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय, तो मॉलिक्यूलर मास किसका होगा, तो मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। अब एक्स फैक्टर भी किसका होगा H2SO4 का, तो एक्स फैक्टर ऑफ H2SO4। चलो अब मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। किधर निकाल दे, चलो यही निकाल देते हैं, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 निकालो। एक हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुना 2, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है 16 गुना 4, तो 2 प्लस 32 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा 98 ग्राम हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो कितना ग्राम हो जाएगा 32 प्लस 2 34, 64 और 34 98 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा बच्चों, देख लेते हैं एक बार। 34, ओ ज्यादा हो जाएगा, 64 और 34 तो 60 और 60 30 90, हाँ ठीक है 98 ग्राम ही होगा, हाँ जोड़ लो इसको 98 ग्राम ही होगा। चल 98 ग्राम। अब चलो इसके अंदर रख दो। अच्छा एक्स फैक्टर कितना आ गया 2, चलो इसको रखो इसके अंदर। तो इक्विवेलेंट वेट क्या निकल गया, इक्विवेलेंट वेट को ऐसे शॉर्ट में लिख दिए, मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 98 ग्राम डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर 2 आ गया। तो देखो तो एक्स फैक्टर 2 आ गया, 2 बार में ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 2 से, कितना बार में कटेगा 2 चौका 8, 2 नमा 18, 49 ग्राम 49 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 49 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया बच्चों 49 ग्राम। ओके चलो इधर हम लोग रफ कर रहे हैं। चलो तो हमारा इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट आ गया 49 ग्राम। कितना ग्राम बच्चों 49 ग्राम। अब हम लोग नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, सारा कुछ मिल गया। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट अभी निकालना है यार, क्या निकालना है? ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा? सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन है? H2SO4 है। चलो निकालो, क्या होता है फॉर्मूला? मास, किसका मास? H2SO4 का। तो मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। मास कितना है? H2SO4 का मास है 0.98 ग्राम, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 49 ग्राम। 49 ग्राम। तो देखो तो इसको सोल्व करो, दशमलव आ जाएगा नीचे, तो 100 आ गया। 49 बार में ये 2 बार में कट गया, और ये 50 बार में कट गया, तो ये हो गया 1/50। 1/50 ग्राम से ग्राम कट गया, कोई यूनिट नहीं होगा इसका, तो 1/50 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 1/50। 1/50 को क्या लिख सकते हैं हम? तो 1/50 को हम लिख सकते हैं, चलो डिवाइड कर लेते हैं। तो 50 भागा 1 0.00, एक और 0, 50 दूना 100, तो 0.02 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 0.02। 1/50 कितना आ जाएगा? 0.02, तो ये आ गया 0.02। 0.02 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया? 0.02। चलो अब इधर हम रफ कर रहे हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगा लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ओके चलो, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही था ना फॉर्मूला। चलो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया? 0.02 डिवाइडेड बाय 0.02 डिवाइडेड बाय क्या? 0.02। सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कितना है बच्चों? 500 ml, तो लीटर में 0.5। ओके चलो, ये हो गया 100 और ये हो गया 10। ओके तो कितना हो गया? एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया हमारा 2/50 हो गया ना, 10×50 2/50। चलो तो नॉर्मलिटी 2/50 डिवाइड कर लो इसको, तो डिवाइड कर लेते हैं ना। 2 में भागा देना है हमको 50 से, 0.20, एक और 5 होगा 20, 0.05 0.04। तो हमारा फाइनल आंसर नॉर्मलिटी का क्या आ गया बच्चों? 0.04। ये हमारा नॉर्मलिटी का आंसर आ गया 0.04। क्या आ गया बच्चों? नॉर्मलिटी का आंसर आ गया 0.04। ओके, और यूनिट क्या होता है नॉर्मलिटी का? यूनिट तो ग्राम इक्विवेलेंट, देख लो यूनिट हमने बताने के लिए भूल गया था, तो ऊपर आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर। तो हमारा नॉर्मलिटी का यूनिट क्या होता है? लिख लेना आप लोग, नॉर्मलिटी का यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये क्या हो जाएगा? तो 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये हमारा यूनिट हो गया। ओके बच्चों, आई होप आपको ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो लिख लिए। तो इस प्रकार से हमारा 8 कंसंट्रेशन टर्म्स आज समाप्त हो गया। हमने आज इस लेक्चर्स के अंदर 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा, मोलालिटी, पार्ट्स पर मिलियन और नॉर्मलिटी। इस प्रकार से आज के इस लेक्चर्स में हमारा 8 कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गया। इस लेक्चर्स को और बाकी प्रीवियस लेक्चर्स को आप अच्छे से वॉच करो। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम सॉल्यूशंस का लेकर के आएंगे, सॉल्यूशंस पार्ट 7, ये हमारा सॉल्यूशंस पार्ट 6 है। जब भी हम सॉल्यूशंस पार्ट 7 लेकर आएंगे, वहां पर कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और भी न्यूमेरिकल करेंगे।
अभी तो हमने साथ साथ में न्यूमेरिकल किया, अब हम लोग स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और ज्यादातर तीन के ऊपर, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोलरिटी, ये 3 पर हम अलग से न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। ओके, इसको अच्छे से वॉच कर लो ऑटो कंसंट्रेशन टर्म्स को। थैंक यू।